दोस्तों, एक बार फिर से मैं शुभम आप सभी वक्ताओं एवं जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों, हेमंत भैया, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा प्रयास यह रहता है कि हम प्रत्येक रविवार को प्रवेश परीक्षा पर परिचर्चा एवं नेट जेआरएफ परीक्षा पर परिचर्चा नामक कार्यक्रम के तहत जुड़ते हैं। कभी हम प्रवेश परीक्षा पे बात करते हैं तो कभी नेट जेआरएफ परीक्षा पे बात करते हैं। तो आज हम प्रवेश परीक्षा पे जो प्रश्न होंगे उस पे बातचीत करेंगे। जो भी प्रतिभागी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इस अंतराल में उनको कोई समस्या आती है तो अपने जो प्रश्न मन में आते हैं तो इस मंच के माध्यम से वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे वक्ताओं से। किसी भी तरह का उनका प्रश्न हो तो इस तरह से हम कार्यक्रम करते हैं। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे बढ़ाऊं उसके पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने इष्ट को याद करें, उसकी वंदना करें, तत्पश्चात हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम अपनी विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और उनकी वंदना करते हैं, तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमने माँ सरस्वती की वंदना किया। एक बार पुनः हम सभी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, साथ ही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें विद्या प्रदान करें और हम अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं एक अच्छे और बेहतर ढंग से कर सकें। तो साथियों, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास भी है आप सब प्रतिभागी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि हमारे साथ चारों वक्ता जुड़े हुए हैं और प्रत्येक प्रोग्राम पे ऐसा ही होता है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम जी, आदर्श प्रकाश वाजपेयी जी, भरत सिंह जी और पूजा जी। तो जैसे कि हम कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है, सबसे पहले हम वक्ताओं का परिचय प्राप्त करते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी कब प्रारंभ की, उस तैयारी के दौरान क्या अनुभव के रहे और उनकी तैयारी कहाँ पे जाके समाप्त हुई और उस तैयारी के दौरान उन्होंने क्या समस्याओं का कौन सी समस्याओं को झेला और उनका निराकरण कैसे किया। और साथ ही जो हमारे प्रतिभागी जुड़ते हैं तो उसके पश्चात अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत से प्रश्न उठते हैं, उनका निराकरण ये मंच प्रदान करता है। तो सबसे पहले पूनम जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना परिचय संक्षेप में दें। पूनम जी आप तहे दिल से आमंत्रित हैं। आवाज आ रही है ना शुभम जी? आवाज आ रही है? आवाज जी जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं पूनम अभी फिलहाल जेएनयू में मैं हिंदी के लिए मेरी तैयारी। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मैंने स्नातक यहाँ के लोकल कॉलेज से ही किया है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के दिन। और उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट, पहले मैं नेट जेआरएफ का थोड़ा सुना था, कॉलेज में मैम बताते थे कि आगे के लिए जब तुम्हें कोई जॉब लगना है उसके लिए लेक्चरर वगैरह की जॉब के सिलसिले में बात हुई। तो उसके बाद मैं टेलीग्राम से जुड़ी और उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे एमए में एडमिशन लेना है
तो उसके लिए कौन सा संस्थान उचित रहेगा? तो फिर हेमंत जी मिले, अंकेश भाटी जी, उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और बताया कि जेएनयू एक शीर्ष संस्थान है और इसके लिए कैसे तैयारी की जाए, इसकी रूपरेखा उन्होंने बताई और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उन्होंने बताई। बाधाएं बहुत सारी आई और साथ भी बहुत सारा मिला हेमंत सर का और अंकेश जी का। तो बाधाएं कोई मुश्किल नहीं रही और फिलहाल मैं यहाँ पे अध्ययनरत हूँ। ये हेमंत जी की मेहनत का परिणाम है और मेरी मेहनत का परिणाम मैं कह सकती हूँ। पाठ्य पुस्तकें भी अभी बताएं या पहले परिचय हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही शुभम जी आपकी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जो हम कार्यक्रम कर चुके हैं तो बहुत से जो हमारे इसके पहले के वक्त हैं वो पुस्तकें ज़्यादातर बता के ही जाते हैं कौन सी पुस्तकें पे बात की, लेकिन आगे हमारे जो प्रश्न होंगे उस पर अपनी पुस्तकों का आप जिक्र कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और आपको कहाँ से क्या मदद मिली है। और बहुत खुशी होती है कि हेमंत भैया आपके इस जर्नी की यात्रा में साथ थे, जब क्योंकि हमारी टीम ये कार्यक्रम उन्हीं की वजह से चल रहा है। जब वो साथी यहाँ पे स्टेज पे आते हैं कि जो हमारी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारे कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो रही है। तो और उम्मीद है कि कल के आने वाले समय में भी आप जैसे प्रतिभागी यहाँ पे कल आप प्रतिभागी थे और आज यहाँ पे वक्ता है, तो जो आज प्रतिभागी जुड़े हुए हैं कल यहाँ पे कोई होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले वक्ता आदर्श प्रकाश वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विषय में संक्षेप में परिचय दें। जैसा कि आपने अपना स्नातक रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है और वर्तमान में आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के छात्र हैं। आदर्श जी, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरी आवाज आ रही? जी आदर्श जी। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदर्श प्रकाश वाजपेयी है। मेरी जो आरंभिक शिक्षा हुई वो गांव में हुई और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने रामजस कॉलेज से हिंदी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। जेएनयू में पढ़ना सबके लिए एक सपना ही होता है। बाकी विश्वविद्यालयों में आप पढ़ने जाते हैं तो वो आपके लिए सामान्य अकादमिक शिक्षा होती है, पर जेएनयू में पढ़ने वाला लगभग प्रत्येक बच्चा 99% उसके लिए सिर्फ ये एक अकादमिक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक सपना हो जाता है। मेरा भी जेएनयू एक सपना था ग्रेजुएशन से ही, या ये कहूँ कि 12th से ही, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता था कि लैंग्वेज वगैरह में पढ़ाई होती है जेएनयू में। मेरी जानकारी यही थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से ही वहाँ जाना होता है। तो रामजस कॉलेज के बाद जेएनयू जाना एक ड्रीम की तरह था मेरे लिए। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ बहुत अकादमिक माहौल मुझे नहीं दिखा इस चीज़ को लेकर। फिर मैंने स्वयं से तैयारी की और उसमें कई लोगों का साथ मिला, जिसके बाद मैं जेएनयू पहुंचा। और जेएनयू की तैयारी को लेके काफ़ी गाइडेंस मेरी क्लियर थी। उस गाइडेंस का मतलब एक फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने खेल में नेट जेआरएफ दिया तो वो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए सरल रहीं और पहली बार में हो गया। मैंने कोई उसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ जेएनयू के लिए जो मेरी तैयारी थी वो इस हिसाब से हुई और ऐसा लोगों ने गाइड किया जिसमें हेमंत भैया लोगों का भी बड़ा योगदान रहा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत सरल रही। पुस्तकें वगैरह जो हैं उन पे अभी हम बात करेंगे, फिलहाल मेरा परिचय यही है। धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श जी। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। हाँ शुभम। हाँ, तो धन्यवाद आदर्श जी, आपने अपने विषय में संक्षेप में बताया। और एक बार संक्षेप में सभी वक्ताओं को परिचय ले ही लेता हूँ। उसके बाद पूजा जी, आप आमंत्रित हैं। जैसा कि आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया हुआ है, तो आप अपने विषय में बताएं कि आपने अपना स्नातक बुंदेलखंड से कहाँ से किया हुआ है और आप आगे क्या करना, मतलब तैयारी कैसे रही, क्या आपको समस्याएं आई। पूजा जी, आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद शुभम जी। मेरा नाम पूजा यादव है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैं जेएनयू की तैयारी जेएनयू में हूँ, एमए हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा। तो जेएनयू के बारे में मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में उसके लिए एंट्रेंस दिया था लेकिन हुआ नहीं था। फिर मैंने अभी एमए के लिए दिया था, इसमें हो गया। इसके लिए मेरे भैया ने मुझे
गाइडेंस दिया और बस। और मैंने बुक्स पढ़ी अपने मन से ही और पेपर सॉल्व किए, तो इसी की वजह से मेरा हो गया। बस इतना ही। जी, आपको डर नहीं लगता कि आपका होगा या नहीं? क्या? मन में अभी ऐसा था कि आपका जेन्युइन हो भी पाएगा नहीं हो भी पाएगा, कि मुझे लगता है आप बुंदेलखंड में नहीं होंगे, उस जगह पे थोड़ा सा संसाधनों का अभाव भी होता है, कई बार गाइडेंस कम होता है। हाँ, ये तो था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे रामचंद्र शुक्ल नहीं पढ़ी, अभी तक भी नहीं पढ़ी है। मैंने सिर्फ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और गोविंद पांडे वाली बुक पढ़ी थी इसके लिए। और वो एक किरण प्रकाशन की नेट जेआरएफ की बुक थी, उसमें 13 वर्षों के पेपर थे, तो मैंने उसी को सॉल्व किया। पहले देख लिया था कि इसका सिलेबस क्या है और कैसा पेपर आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब हो गया फिर। तो ये तो नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन फिर हो गया अब। चलिए, बस। धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। और अगले वक्त हैं भरत सिंह जी। आप सादर आमंत्रित हैं। आपने अपने स्नातक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया हुआ है। इस समय आप वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र हैं। भरत जी, आप आमंत्रित हैं। जी भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भरत, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं हेमंत भैया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर प्रदान किया। और मैं मेरा परिचय दूं तो मेरा नाम भरत सिंह है और मैं मूलतः राजस्थान के बाड़मेर का निवासी हूँ। भरत जी, संभव तो आप अपना वीडियो ऑन कर दें। जी सर, मेरा वीडियो ऑन है ना? अच्छा, मेरे पास वो नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है, नेट की वजह से हो सकता है। हाँ, बोलिए। जी, मैं मूलतः राजस्थान के बाड़मेर का निवासी हूँ और मेरी स्नातक मैंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से पूर्ण की है। और अभी वर्तमान में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और अगर मैं मेरी मतलब प्रेरणा की बात करूं तो हमारे मतलब बाड़मेर से गंगा सिंह जी राजपुरोहित हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने मतलब एमए हिंदी की डिग्री दी थी और उसके बाद अभी वो वर्तमान में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और उनके बाद में अंकेश भाटी हैं, जो हमारे बाड़मेर से ही है, उन्होंने 2020 में जेएनयू टॉप किया था, तो वही हमारी प्रेरणा रही है। धन्यवाद भरत जी। इस प्रकार संक्षेप में हमने सभी वक्ताओं का परिचय ले लिया है। हेमंत भैया, और कुछ ऐड करना या सीधे प्रश्न ले हम प्रतिभागियों के? हाँ, प्रश्न लीजिए, बाकी आप अपने भी प्रश्न जोड़ सकते हैं इसी में, और बाकी श्रोताओं के जो प्रश्न आप लीजिए। तो सभी प्रतिभागियों को हम, बहुत से प्रतिभागी जो हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहते हैं पता होगा, लेकिन जो नए हम उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इसमें व्यवस्था होती है, आप लोगों को अपना हैंड रेज करना है। उसके बाद आपको टेक्निकल टीम यहाँ से परमिशन देगी, तभी आप अपना वीडियो या कैमरा ऑन कर पाएंगे। उसके बाद अपना प्रश्न आपको पूछना है और साथ में यह आप बता देंगे कि आपका प्रश्न किस वक्ता से है। मैं बता दूंगा आज हमारे साथ 4 वक्ता हैं, एक बार पुनः बताना चाहूँगा। पूनम जी, आदर्श प्रकाश वाजपेयी जी, भरत जी और पूजा जी। आप इनमें से किसी से भी अपना किसी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेश को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछें। शैलेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, नमस्कार। भैया मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। तो फिर भैया हम तैयारी सर अभी जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास पढ़े हैं और शुक्ल जी का अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके आगे क्या करें? और जो मैथ जो आप बोल रहे थे पिछले वाले में कि 75 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा, तो मैथ की तैयारी कहाँ करें, कैसे करें, मतलब किस जगह से? ये जो CUET है ये इस वर्ष से लागू नहीं होगा, तो अभी 100 प्रश्न केवल जेएनयू से आएंगे, लेकिन अगले साल का अभी कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है। तो अभी केवल आप हिंदी पर ध्यान दीजिए, बाकी आपका प्रश्न आप पूछिए किस वक्त से आप
हाँ तो भैया सरल सरल इतिहास जो है हमारा खत्म हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य वाला इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके आगे क्या करें कि मतलब जिससे हमारा तैयारी वहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाए। पूनम जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। हाँ, इसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि मेरे पास समय बहुत कम था क्योंकि स्नातक के पेपर आ चुके थे। आप कह रहे हैं आपने शुक्ल वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़ा है ना अभी फिलहाल के लिए? यस मैम। हाँ हाँ, तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही थी कि गोविंद पांडे की बुक आती है, वो तो सबसे पहले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और उसको याद करने के लिए अगर आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है तो हो ही जाएगी 2 बार करोगे तो। पर मेरी क्या है कि बहुत मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई चीज याद बहुत ऐसे है कि अब मैं याद कर रही हूँ 3 दिन बाद में ऐसे लगता है कि आधी से ज्यादा चीजें मेरे को याद ही नहीं है। तो मैंने पूरी बुक ऐसे कहूँ तो मैंने पूरी बुक के लिख के याद की थी। और लिखने में भी मैंने जो लिखा हुआ होता है ना वो जल्दी खुद का जल्दी पढ़ पाते हैं। और उसमें भी उन चीजों को मेंशन कर दिया कि हाँ ये चीजें तुझे कम याद हो रही है। तो उसको 2-3 बार से देखा है मैंने। तो गोविंद पांडे तो आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। और शुक्ल जी को मैं ये कहूँ मैंने समय बहुत कम था तो पूरी नहीं पढ़ी मैंने। जो मुझे मतलब रीतिकाल मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मुश्किल लगा, बहुत मुश्किल लगा। उसके लिए मुझे लगा रीतिकाल मैंने दृष्टि आईएएस की सॉरी दृष्टि की बुक आती है इसकी नेट जेआरएफ की। और जो पांडे वहीं से किया है मैंने रीतिकाल। और अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आप करिए। जैसे कि मैं ये कहूंगी मैं तैयारी करती थी इसके लिए हेमंत जी की टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें मैंने कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पांडे पे ध्यान दीजिए और रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है वो बहुत अच्छे से करिए फिलहाल के लिए। और साथ में अपना मूल्यांकन करते रहिए कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन आपको कम आ रहा है। उसके टेस्ट सीरीज देते रहिए थोड़ा। अगर अच्छे से नहीं हुआ फिर भी एक बार के लिए टेस्ट सीरीज दे दीजिए क्योंकि आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता चल जाएगा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि शैलेश जी के प्रश्न का मैम उत्तर उनको मिल चुका किस सेक्शन के लिए कौन सा, जैसे आपने अभी कहा कि अलग सेक्शन के लिए अलग अलग बुक पढ़ना है, जैसे हम आदिकाल के लिए, आधुनिक काल, रीतिकाल के लिए, मतलब अभी आपने रीतिकाल के लिए बताया दृष्टि वाला बुक देखिए तो। मैं अपना बता रही हूँ। मुझे रीतिकाल ना शुक्ल जी से बहुत बड़ा लगा और मुश्किल लगा। तो मुझे वैकल्पिक रूप से पांडे और दृष्टि की बुक ली मैंने। बाकी तो मुझे शुक्ल जी की सारी बुक ही इंपॉर्टेंट लगती है, उससे कथन आते भी बिल्कुल आते हैं। तो अगर आपको वहां से याद हो रहे तो आप उसको स्किप मत कीजिए क्योंकि मेरे पास समय कम था, आपके पास अभी फिलहाल समय है तो उसको 2-3 बार पढ़िए अच्छे से, याद हो जाएगा। आपके पास फिलहाल समय है इसलिए आप स्किप मत कीजिए। अभी आप पांडे को अच्छे से करिए और शुक्ल वाली बुक को अच्छे से करिए पूरी। और जो याद नहीं हो रहा है उसको लिख लीजिए अच्छे से। आपको अपनी कमजोरियों का ठीक तो है। पता ही होगा कि क्या चीजें याद नहीं हो रही है। हाँ हाँ। और हम्म। मेरी स्ट्रेटेजी में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं मेरी बहन के साथ तैयारी करती थी। तो अपने एक ग्रुप ऐसा बनाइए जो तैयारी के लिए एक दूसरे का मूल्यांकन करता रहे, अपनी कमियों को बताता रहे। जैसे मेरी बहन मेरे साथ करती थी तैयारी तो वो हम दोनों एक दूसरे से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते थे, साथ में टेस्ट सीरीज करते, आपस में कंपटीशन भी हो जाता था और एक दूसरे से सीखते भी थे हम। तो अपना एक मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें अपनी कमजोरियों का आपको पता चल ही जाएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है हेमंत जी से डाउट्स वगैरह आप ले ही सकते हैं जी। शैलेश जी, जब हम किसी रास्ते पे खुद जाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप कूदिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कहाँ पे कौन सी बुक मुझे सूट कर रही है, किस सेक्शन को मैं आप कहाँ से करूँ। तो आप एक बार को प्रयास करिए, चीज़ों को आगे बढ़िए, जहाँ पे कोई समस्या आ रही है वहाँ पे पूछिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। उसके लिए आप हेमंत भैया या किसी भी वक्ता से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब सीरीज का आप हिस्सा होंगे तो आपके पास कांटेक्ट भी होंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अब अगले जो प्रतिभागी हैं आशुतोष जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप आमंत्रित। आशुतोष के आर आनंद। भैया मेरा प्रश्न पूनम बिश्नोई जी से है कि मैं अभी डीयू के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा हिंदी नहीं है सब्जेक्ट, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 11 मई से अभी एग्ज़ाम है हमारा, और अभी तक तैयारी कुछ हुआ नहीं है। तो अभी सोच रहा हूँ एग्ज़ाम देने के बाद स्टार्ट करूँ। तो डर लग रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था फिर एग्ज़ाम आ गया तो सब्जेक्ट का तैयारी करने लगा हूँ। तो इस कैसे इसको करें और शॉर्ट कम समय में कैसे पूरा कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, ये पूछना।
आपके पास समय बहुत कम है, तो फिलहाल के लिए आप गोविंद पांडे को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप शुक्ल जी को पूरा नहीं समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर है, पर कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो थोड़ा आपने थोड़ी मतलब वो देरी की है, तो आप अभी फिलहाल के लिए ये कर सकते हैं, गोविंद पांडे को पढ़िए, और जो उसमें लेखकों, जो कवि और लेखकों को पढ़ रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति को साथ में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सारी पंक्तियों को नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास समय बहुत कम है। कि कौन से कवि किस विषय पे लिखते हैं, कौन सी उसकी शैली है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। और इसके साथ ही जो विमर्श है ना, उस पे क्वेश्चन आप थोड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो उस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अभी डेट वगैरह आप याद नहीं कर पाएंगे, आई थिंक आपके पास समय कम है। तो जो मेन चीजें हैं, जैसे लेखक है, कवि है, ये सब चीजें अच्छे से कर लीजिए आप। पूनम जी, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देना चाहिए, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हिंदी साहित्य सरल इतिहास हाँ है, हाँ, सरल तो इतिहास। पतली बुक है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बन जाएगा जब ये गोविंद पांडे को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पास वो तथ्यात्मक बुक है, तो डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है इनको बोरियत महसूस होने लगे। तो थोड़ा सा 1-2 बार उस बुक को पढ़ने के बाद इस बुक पे कूदेंगे तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो क्योंकि एक दो समझ बुक बन साथ जाएगी में भी उसके चला बाद। सकते हैं ना, ये दोनों बुक साथ में भी कर सकते हैं, कि एक जी चैप्टर वहां से विश्वनाथ त्रिपाठी से किया और उसके बाद फैक्ट याद कर लिए, तो ज्यादा जी सरल हो जाएगा। हाँ हाँ। जी, चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आदिकाल कर लें, विश्वनाथ इस तरह से त्रिपाठी का दोनों। 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, तो इसके बाद विश्वनाथ आप गोविंद त्रिपाठी पांडे का। प्रीफर करिए, क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल। करिए, बार बार और एक मल्टीपल हेमंत हेमंत करेक्ट। भैया से एक प्रश्न है कि भैया हम अभी तक 2 ही टेस्ट दिए हैं और अब मैंने कि एग्जाम के बाद में टेस्ट फिर से देना स्टार्ट करूंगा, तो टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगा या बंद हो जाएगा? टेस्ट सीरीज तो परीक्षा तक रहेगी, ओपन रहेगी। ओके, ठीक है। ठीक है, अगले जो अनिकेत जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप आमंत्रित हैं, आप नमस्कार, एलिजिबल मेरी हैं। आवाज आ रही? जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो विभिन्न विद्वानों ने जो कथन कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, रामविलास शर्मा ने, जो कई लोगों ने जो कथन कहे हैं, उनमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या मैं ये वक्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी कोई ट्रिक या फिर कुछ ऐसा कुछ है शॉर्टकट, जिससे कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइज करने में पता लग पाए कि विद्वान का, भरत जी, भरत जी, आप इस प्रश्न का या उत्तर कथनों को दें। कैसे याद करें इस तरीके से। जी जी, आप प्रश्न भरत जी मुझे लगता है समझ गए होंगे। और जी भैया, जी बिल्कुल। जी भैया, मैंने इन मतलब कथनों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंदर जो कथन या कोट दे रखे हैं, उनको मैंने मतलब उन कोट जैसे उन्होंने कबीर के ऊपर या तुलसीदास के ऊपर जो भी कोट लिख रखे हैं, उनको मैंने मतलब एक जगह नोट कर दिए थे, या फिर उनको आगे से या पीछे से मतलब एक ट्रिक के हिसाब से देख लिया कि मतलब इस कोट में किस तरह से ये मतलब जैसे 2 कोट दे रखे हैं, तो उन दोनों कोट वो किस तरह से अलग हैं, तो उन दोनों कोट को अलग अलग तरीके से कोई एक बुक्स में नोट करके उनको याद किया था। और बाद में जैसे मतलब वो प्रतियोगिता साहित्य के अंदर नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, और इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब की मदद ली थी। जी जी, धन्यवाद। और यदि किसी भी जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं सूचना देना चाहूँगा, किसी को यदि किसी भी तरह की समस्या आती है, वो हैंड रेज नहीं कर पाते, तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहां से भी मैं आपका प्रश्न ले लूंगा, तो अच्छा, आप वहां भी अपना इसमें से मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा और ऐड हो रहा है। जैसे कि जो कथनों के, जो जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया, और जो अन्य विद्वानों के कथन है, उनको भी आपने इसी तरीके से स्ट्रेटजी आपकी ही रही थी क्या? जी भैया, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। अगले हमारे अंकित जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अंकित जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अनिकेत, अनिकेत, अपना माइक बंद यस सर। अंकित, आप अपना प्रश्न पूछें। शायद आप
एलिजिबल नहीं है। ऋतिक, आप आमंत्रित हैं। ऋतिक, आपको आवाज आ रही है? जी भैया, आवाज आ रही है। जी, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी, आ रही है। नमस्कार भैया, आप सभी वक्तागण व सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है भैया कि आधुनिक काल काफी बड़ा खंड है, इसमें नाटक, उपन्यास और कहानी कालखंड को क्रमानुसार लेखों को कैसे याद रखें, उनकी रचना क्रमानुसार कैसे, ये प्रश्न बहुत बार बनता है। और इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि जो भैया सम्मान पुरस्कार होते हैं पत्रकारिता संबंधित वगैरह और जो दिए थे उनको भी कैसे याद रखें, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है कि आधुनिक काल को करते करते, तो ये समस्याएं आती हैं। जी जी, पूजा जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। इसका एक ही तरीका है, आप बार बार उसको रिवीजन करिए, जो भी रचनाएं हैं, और जो थोड़ी कठिन लग रही हैं उनको लिख लीजिए और पेपर सॉल्व करिए। उसमें बहुत सी रचनाएं मिलती हैं तो आप उनको भी लिखते जाइए और प्रैक्टिस बार बार करिए, रोज रचनाओं को याद करिए। अगर आपसे एक साथ ज़्यादा रचनाएं याद नहीं हो पा रही हैं तो आप रोज 10-10 लिख कर याद कीजिए, तो ऐसे याद हो जाती हैं। और आपके साथ कोई छोटा भाई या बहन हो तो उसको दे दीजिए, वो आपसे पूछ लेगा तो आपको उस तरीके से भी याद हो जाएगी। आदर्श जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस प्रश्न पे, और आप कोई और बेहतर तरीका बता सकें जो पूजा जी से इतर हो? मैंने आदर्श, भी आपको यही आवाज आ मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैंने भी यही रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि जैसे 2 सवाल आपने पूछे, पहले कि आधुनिक काल इतना बड़ा है तो उसे कैसे तैयार करेंगे, तो मैं इस आधुनिक काल के लिए या किसी भी उसके लिए मैं दृष्टि को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ सरस्वती गोविंद पांडे की बजाय। उसका कारण ये है कि अपडेटेड बुक, आप देखेंगे सरस्वती गोविंद पांडे का जो अंतिम एडिशन आया है वो 2013-14 का आया है। आपको उसके बाद की जो प्रक्रियाएँ हुई आप उसको उसमें वर्णन नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप वो पुस्तक उठाएँगे तो उसमें चीज़ें इस प्रकार से आपको दी हुई हैं कि आप सवेरे उठे, आपने भगवान शंकर का नाम लिया और रटना शुरू कर दिया। 2 घंटा आपने रटा, आप बैठ गए, शाम को आपने फिर से वही चीज़ रट ली। तो आप कम से कम 5-7 पेज तैयार कर लेंगे और 5-7 पेज तैयार करने में ये हो जाएगा कि आपका बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। पर ये चीज़ है कि वो जो आप रटते हैं, तो रटा हुआ वो जल्दी भूल जाता है। जो चीज़ आप आज रटेंगे, वो चीज़ आप एश्योर करेंगे कि कल जब आप रटने उसके आगे बैठेंगे, तो आप उससे पहले उसको तैयार कर लें। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। हम कब तकरीबन 2-3 महीने यही काम किए थे, बैठ के सुबह उठते थे और शाम तक रटते थे। और रटने में चीज़ें इतनी क्लियर हो जाती हैं, पूरे पेपर को आप 3 तरीके से देखते हैं। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप कॉन्सेप्चुअल भी मिलेंगे और आपको लॉजिकल भी मिलेंगे। तो आप अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या रटना है, आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या समझना है। रटने में जितना भी फैक्चुअल है कि फलानी पुस्तक किस युग में आई, फलानी पुस्तक किस युग में आई, आप वो सारा रट मारिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बैठ के अनुशासन से लगातार रटेंगे तो आप रट मारेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ने में आपकी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आएगी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास से आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो आप अगर पिछले 2-3 साल के जब से ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है, आप जेएनयू के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो रामचंद्र शुक्ल ओरिएंटेड है। आप उस पुस्तक को एक बार पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के साथ लेखक की लेखन कला देख लीजिए। तो जब लेखन कला आप देख लेंगे तो उसमें कोट वगैरह आएँगे, आपने नहीं भी पढ़ा है वो खंड तो वो आपकी समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ़ ये देखकर कि अगला लिखता कैसे है। और तीसरी चीज़ कि आपको समझना कैसे है। समझने में तो जितनी चीज़ें आप पढ़ते जाएँगे और वाद वगैरह होते हैं क्योंकि उसमें तर्क और स्थापना के सवाल आते हैं। आधुनिक काल में तर्क और स्थापना से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं क्योंकि आधुनिक काल में फैक्चुअल के अलावा बहुत सारी कृतियाँ हुई हैं, बहुत से वाद आए हैं, तो बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अगर आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वो आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा, तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो रटना, पढ़ना और समझना आपको तीनों काम आधुनिक काल में करने हैं। दूसरी चीज़ आपका सवाल पुरस्कारों को लेके। पुरस्कार टोटल 2 ही 3 आपको पढ़ने हैं, एक साहित्य अकादमी, एक सरस्वती और एक ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ में 7 या 8 टोटल मिले थे, तो वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सरस्वती भी आप रट लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साहित्य अकादमी जैसे मैंने रटा था, तो जब से मिलना शुरू हुआ है और जब तक मिला है, मैंने सारे रट डाले थे क्रम के हिसाब से। तो 50-60 है टोटल 70, तो
वो आप 2-3 दिन का समय देंगे, पुरस्कार आपके सारे तैयार हो जाएंगे। पुरस्कार कोई बड़ा इशू नहीं होगा और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो रचनाएं आपको इतनी बार मिलेंगी कि वो आप एक बार पढ़ते-पढ़ते ऊब जाएंगे। जिसे एक कहावत कही जाती है कि विशेषज्ञ वो नहीं बनता है जो किसी चीज को एक बार पढ़ता है, विशेषज्ञ वो बनता है जो किसी चीज को इतनी बार पढ़ लेता है कि वो काम उसके लिए ऊब सी हो जाती है। तो आप लगातार उस चीज को करते रहिए, रटते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए, आपके लिए चीजें सरल होती चली जाएंगी। धन्यवाद आदर्श जी, धन्यवाद आपने भैया। बहुत ही बेहतर तरीके से, और पूजा जी आपने इनके प्रश्न का उत्तर दिया है और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि इनको इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और संतुष्ट भी होंगे। तो जो अगले हमारे प्रतिभागी हैं वह अर्चित ओझा जी है, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद शुभम भैया मुझे समय देने के लिए। मेरा सवाल पूनम बिश्नोई मैम से है कि जैसे मान लीजिए मैम अभी समय परीक्षा में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बचा है और क्या बोलते हैं, जैसे हमने एक बार सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और ये विश्वनाथ त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं सबको फिर से पढ़ें या कोई नई बुक पढ़ें? और अगर इन्हीं सबको पढ़ें तो कौन सी चीज़ पे मतलब ज़्यादा फोकस करें, कौन सी टॉपिक पे? आप नई बुक नहीं पढ़िएगा, आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा। आपने एक बार पढ़ लिया ना, अब आपको टेस्ट सीरीज देने की जरूरत है। और जिस भी मतलब काल खंड में आपको प्रॉब्लम आ रही कि हाँ ये आपको कम याद है, हो सकता है आपको फैक्ट कम याद होती है, जो उसकी समझ तो बन जाती है कई बार। जैसे कि कोई कवि ले लेते हैं, जैसे घनानंद जी ले लेते हैं, तो उसकी आपको पंक्तियाँ वगैरह सब कुछ याद होगा, लेकिन कई बार होता है आप उनके वो जन्म वर्ष और उन सब चीज़ों को भूल रहे होते हैं। क्योंकि हम समझने वाली चीजें समझ जाते हैं, लेकिन याद करने वाली चीजें होती है वो लास्ट तक कुछ ना कुछ रह ही जाती है फिर। तो फिलहाल आप याद करने वाली चीजों में जो आपका जो वीक पॉइंट है ना, उसको आप तलाशिए। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है। आप 3-4 टेस्ट सीरीज करिए, प्रीवियस करिए, उसमें जो आपका वीक पॉइंट हो रहा है ना वहाँ पे वो आप एक बार के लिए, समय है फिलहाल आपने पढ़ भी लिया है तो आप लिख लीजिए। और जो अपना लिखा हुआ ये आप 2-3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो पाएगा आपको। लेकिन मैम किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा बताइए कि मतलब उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ा जाए। फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगी कि जो संत कवि हैं उन पे फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार देखिए आधुनिक काल के कवियों पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और जो आपको आपने अभी समय है आपके पास, आपने अगर विमर्शों को नहीं पढ़ा है तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जी 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 मैम, धन्यवाद। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से जरूर आएंगे। हाँ, प्रेम भार्गव जी आप आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न पूनम मैम से है कि मैम अभी बात हो रही थी विश्वनाथ त्रिपाठी की, तो क्या ये किताब पढ़ना एकदम जरूरी है? जैसे मैंने अभी तक ये किताब पढ़ी नहीं है विश्वनाथ त्रिपाठी को, तो मैम। हाँ, पूनम जी, इनका प्रश्न यह है कि क्या विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना जरूरी है या नहीं? एक्चुअली मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी। मैंने मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत सरल है और इसमें मैंने क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को पढ़ ली थी और उसके बाद मेरे पास समय कम था तो मैंने नहीं पढ़ी है वो पूरी। तो थोड़ा बहुत देखा है मैंने, शुरू में देखा है। मुझे लगा कि मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए आप वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। शुरू में आपको समझ नहीं होती है चीज़ों की, तो मैंने वो नहीं भार्गव जी, पढ़ी। हम यही कहना चाहेंगे जैसे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी, तो कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ के निकाल लेते हैं। सेम यही कंडीशन है, आपकी इच्छा होगी कि आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, कंसेप्ट क्लियर कर देती है। इतना ही एक बेसिक किताब है, कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजें देती है। और भरत जी यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। जी भैया, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मतलब हिंदी साहित्य का बैकग्राउंड नहीं है तो आप विश्वनाथ त्रिपाठी किताब को जरूर पढ़ें। और मेरे खुद के मतलब साहित्य का बैकग्राउंड नहीं था, मेरे मतलब स्नातक में सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। और विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को पढ़ने के बाद हमें मतलब साहित्य की एक अच्छी खासी समझ बन जाती है। और सबसे पहले मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक को 1-2 बार पढ़ा था और फिर उसी मतलब उस किताब को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही मैंने मतलब आचार्य शुक्ल वाली और सरस्वती पांडे और सब वो मैंने उसके बाद ही पढ़ी थी।
तो मेरे हिसाब से जिसका साहित्य बैकग्राउंड नहीं है उसको विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भरत। ये बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करती है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, तो एक पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनता है। और यदि आप थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1-2 रीडिंग्स आप करेंगे बहुत ही अच्छी, और आपका एक इंटरेस्ट बन जाएगा। उसके बाद बाकी किताबों को पढ़ेंगे बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं अगर 2-3 महीने के अंतराल के बाद पढ़ना स्टार्ट करता हूँ अपना सिलेबस, तो एक त्रिपाठी जी को जरूर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं शुक्ल जी या अदर पे आता हूँ, क्योंकि शुक्ल जी की भाषा ऐसी है कभी कभी नींद भी आने लगती है, तो इसलिए अगर त्रिपाठी जी को पढ़ लो तो शुक्ल जी को पढ़ना आसान हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको एनसीईआरटी से जोड़ा है यूपीएससी के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंसेप्चुअल किताब है, तो मुझे लगता है इनका प्रश्न समझ उत्तर मिल गया होगा। अब अगले जो हमारे निरंजन आदित्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, तो इनका ये कैमरा ऑन किया गया, आप अपना प्रश्न पूछिए। आदित्य जी, आप एलिजिबल हो गए इस सिस्टम में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी वक्तागण को मेरा प्रणाम। क्या मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी आ रही है। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे अभी सर किरोड़ीमल कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर है सर मेरा हिंदी ऑनर्स से। जी जी। तो सर मैं विकास देव कीर्ति सर की जो हिंदी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं सर, मैं वो पढ़ रहा था। तो उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कितना जेएनयू का निकालने के लिए इंट्रेंस, कितना सिलेबस उसे कवर हो जाएगा, उसके बाद मुझे और कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आदर्श जी, आप आइए और इनके प्रश्न पे थोड़ा चर्चा कीजिए। आदर्श, आपको आवाज आ रही है? यूपीएससी ऑप्शनल आपकी कितनी मदद कर सकता है इस विषय में मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन विकास कीर्ति जी की जो पुस्तक है वो बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, फैक्चुअल है। आपको जब इसकी तैयारी करनी है तो इसकी बजाय आप एक काम करें, आप उस रास्ते पे जाएं जो आपके लिए ज्यादा मददगार हो सकता है। यूपीएससी के लिए जो पुस्तकें बनती हैं वो हिंदी ऑप्शनल को लेके बनती हैं और उनका ध्यान बहुत ज्यादा विषय केंद्रित रहता है। आपको उस विषय के इर्द गिर्द की चीजें जो है वो भी आपको पढ़नी है, और उसमें चीजों को उतने बड़े स्तर पे कवर नहीं किया गया जितने बड़े स्तर पे आपको पढ़ना है। जेएनयू ने जो इस बार पेपर बनाया था, उस पेपर को देख के ये बात बहुत क्लियर होती है कि अब बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ऐसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी जहां से आपको डीप नॉलेज मिले। इस बार पंक्तियां और कुछ कुछ कथन ऐसे पूछ लिए गए थे जिनके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, तो वो चीजें आप ऑप्शनल से कवर नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी मीडियम के नहीं है, मतलब हिंदी विषय से नहीं है, तो आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी। तो आप एक बार सरल इतिहास पढ़ सकते हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी है और आप लगातार उन चीजों से जुड़े हुए हैं, आपकी पृष्ठभूमि में हिंदी है और रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं, तो वही आपके लिए सबसे उचित होगी मेरे हिसाब से। ऑप्शनल आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। धन्यवाद सर। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बहुत मुस्कुरा रही हैं, लगता है शायद कुछ कहना चाह रही हैं। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? इस बार ना व्याकरण से भी क्वेश्चन आए हैं जो हर बार इतनी नहीं आते हैं, तो हरदेव बहारी जी की बुक को थोड़ा देख लेना अगर आपके पास समय है तो फिलहाल के लिए। और पुस्तकें आपने अच्छे से पढ़ ली है तो व्याकरण से आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो आए थे जो हमने मतलब तुक्के ही लगाए थे, कोई आइडिया ही नहीं था उनका। अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए होते तो शायद 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाते। तो अगले जो वक्ता है हमारे निरंजन जी हैं। निरंजन, आप आमंत्रित हैं। निरंजन, आपको आवाज आ रही है? मेरा नमस्कार। मेरा हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। हेलो। जी जी बोलिए, मेरा प्रश्न प्रश्न पूछिए। ये है कि मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। जैसे कि किसी नाटक, कहानी और किसी उपन्यास के पात्र आते हैं, उनके विषय में पूछते हैं, उनके नाम पूछते हैं, तो हम उनको कैसे कवर करें? और दूसरा क्वेश्चन ये था पूनम दीदी से, उन्होंने जो अभी किताब का नाम बताया था वो एक बार और बता दें प्लीज। हाँ, नाटक, कहानी और उसके लिए आप पात्र की बात कर रहे हैं। आप अभी फिलहाल के लिए ये कर लीजिए, जैसे आप महिला अंचल के पात्र याद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होगा कि रेणु जी
बिहार से, तो वहाँ के जो व्यक्तियों के नाम वहाँ के हिसाब से हैं, जैसे लक्ष्मी दासिन या फिर ऐसे रामचरण दास। तो थोड़ा एक मन में एक कहते हैं ना कि इमेज बन जाती है, उसे 2-3 बार पढ़ोगे तो उससे जोड़ के देखो कि रेणु का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक में ऐसे-ऐसे पात्र होते हैं, है ना? जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसमें ऐसे नाम है कि वो वहाँ के बैकग्राउंड से रिलेटेड है थोड़ा। तो उस लेखक के हिसाब से आप थोड़ा इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ रटने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा इमेज के हिसाब से करिए, और जो पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि ये लेखक किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं। कोई प्रकृति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे पंत जी है, निराला है, तो वो कई विद्रोह के कवि हैं, तो उसको आप इमेजिनेशन के हिसाब से थोड़ा-सा करिए। सीधा रटने बैठेंगे कि मुझे इनका नाम रटना है, तो आप रट नहीं पाएँगे। और जब आपने बुक्स की बात की, बुक्स के लिए मैंने दृष्टि की वो नेटजारक की आती बुक वो पढ़ी थी, और गोविंद पांडे और शुक्ल जी रीतिकाल मैंने छोड़ा था सही में, क्योंकि मुझे ने बताया कि नींद आने लगती है उसमें। मुझे लगा कि अगर मैं ये करूँगी तो आगे वाले भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने शुक्ल जी को रीतिकाल के अलावा सारी पढ़ी है, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मैंने नहीं पढ़ा, और जो हेमंत जी की टेस्ट सीरीज है वो मैं देती थी, और जो भी गलत हुआ, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, वो मैंने नोट किया है, और जो सही हुए वो भी एक बार के लिए फिर से मैंने देखे हैं कि उनमें से भी कुछ कई बार होता है आपकी तुक्के से सही हो जाते हैं। तो आपको तो पता है कि आपको नहीं आता था, तो वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आप साथ-साथ लिखते रहिए जो आपके गलत आ रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम में जो गलत आ रहे हैं वो आप पढ़िए। और दूसरी बात मैम इसमें जैसे सर एक मिनट, मैंने आपसे उस बुक का नाम पूछा था तो आपने व्याकरण के लिए बताई। हरदेव, वो बुक का आप पूछ रहे हैं व्याकरण का विकास। आई थिंक मैंने पढ़ी नहीं है, पर मतलब जब एग्जाम के बाद में हेमंत जी ने मुझे उत्तर भेजे तो आई थिंक उसी बुक से ज्यादा आ रहे थे। हमारे साथ आप बात कर रहे थे ना? उस पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा हरदेव पहाड़ी की। उस पुस्तक को पढ़ना तो एकदम अनिवार्य है इस बार के लिए, क्योंकि भाषा खंड भी हमारे जेएनयू के सिलेबस में लगा हुआ है। भाषा खंड से करीबन 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है, और लगभग उसी पुस्तक से कवर हो जाएगा। तो उसका जो भाषा खंड है वो राजभाषा देवनागरी लिपि वाला खंड, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगले जो वक्ता हैं वो है मुलायम कुमार, आप अपना प्रश्न पूछिए। मुलायम, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी बोलिए। सर आवाज जा रही है? जी जी, प्रश्न पूछें। सर मुझे पूछना ये था कि चिंतामणि जो शुक्ल जी का है उससे मतलब उनमें कौन कौन सा निबंध पढ़ना आवश्यक है? भरत जी, इन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। आदर्श जी दे। आदर्श जी आप भी दे दीजिए, दोनों लोग दे सकते हैं। चिंतामणि और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति ऐसे 2020 में कई प्रश्न थे, और 2021 में मात्र शायद एक प्रश्न था। तो आदर्श जी और चिंतामणि, चिंतामणि और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति दोनों के बारे में आप बताइए, इनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत ये है कि रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर जेएनयू किसी आलोचक पे सबसे ज्यादा फोकस करती है तो नामवर सिंह है। जो भी कारण हो, चिंतामणि से आपको एक फायदा होगा बहुत निश्चित तौर पर। चिंतामणि में उन निबंधों से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें या तो मनोवैज्ञानिक विवेचन पे प्रश्न है, और या फिर कविता की मूलभूत रचना को लेकर। मैं सही बताऊं, मैंने उसका कारण ये था कि से पहले रामचंद्र शुक्ल का काफी साहित्य में पढ़ चुका था, और रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक बहुत मोटा मोटा प्रोटोटाइप मेरे दिमाग में बना हुआ था। आप एक बार रामचंद्र, अगर चिंतामणि आपने पढ़ी है या आप पढ़ रहे हैं, तो आप फोकस ये कीजिए कि आप देखिए कि जो मनोभाव हैं उनको लेके रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखे हैं, आप उन पे ज्यादा ध्यान दें।
उसके साथ ही साथ कविता को लेके जो चिंतामणि भाग 1 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें कविता को लेके जो अंतिम में प्रश्न है उसमें कविता क्या है, ये निबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार उसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि जब आप चिंतामणि को लेके जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके साथ एक जो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप सीख जाएंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि जिस प्रकार के विषयों पे उन्होंने विवेचन किया है हम उनके युग में किसी और को नहीं देखते हैं ऐसे करते हुए। दूसरी बात, नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां की बात है, वो मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैं पेपर देके निकला तो मुझे जो सबसे पहली चीज लगी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने नामवर सिंह की पुस्तक नहीं पढ़ी। आप उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़े तो एक बार सरसरी नजर से देख जाएं, क्योंकि एक बार सरसरी नजर से आप देख जाएंगे तो कम से कम इतना मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि नामवर सिंह किन किन विषयों पे बात करते हैं। बहुत मोटे नहीं है, समय आपके पास पर्याप्त है। अभी आप 5-7 दिन का समय अगर देखिए, एक बार वो पुस्तक देख लेते हैं और आप मोटे मोटे तौर पे ये नोट कर लेते हैं कि नामवर सिंह किन किन चीजों पे बात करते हैं, तो आपके लिए मदद करेगा। क्योंकि अंततः नामवर सिंह से आपसे सिर्फ कोर्ट्स में सवाल पूछेगा कि फलाने ने ऐसा कहा तो कैसे, मतलब ये कथन किसने कहा है। तो एक बार वो अगर सर पढ़ चुके हैं पूरा, तो आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 रीडिंग की जरूरत मांगती है, तो चल आप उस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, सेम चीज चिंतामणि के साथ भी है। ये दोनों पुस्तकें आपके अगल बगल अल्टरनेटिव का काम करती हैं, मेन ध्यान इन पे नहीं देना। पूजा देवगन जी, आप प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्ते सबको। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे कि जो फैक्चुअल आंसर्स है, क्वेश्चन है, वो तो मुझे याद हो जाते हैं, जैसे कि गोविंद पांडे उसमें सारे जो फैक्ट दिए वो तो याद हो जाते हैं, बट जैसे कि दृष्टि की बुक हो गई और रामचंद्र शुक्ल की हो गई, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल दिए मतलब पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो वो याद करने में मुझे प्रॉब्लम जाता है। जैसे उसमें से 20 से क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं तो वो सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। भरत जी, आप आवाज सुन रहे हैं, आप उत्तर दें। जी भैया बिल्कुल। एक्चुअल के लिए भैया मैंने मतलब सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे पढ़ी थी, इसके लिए मैंने कोई अलग से दृष्टि वगैरह नहीं पढ़ी थी। तो मैंने इसके मतलब सबसे पहले जो किताब पढ़ी थी वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़ा था, और उसकी लगभग 1-2 रीडिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने आचार्य शुक्ल वाली बुक को पढ़ा था। तो एक बार इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद लगभग मेरे जो कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, उन कंसेप्ट के आधार पर मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को पढ़ा। तो उस आधार पर मतलब वो कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो वो उन कंसेप्ट के आधार पर मुझे फैक्चुअल चीज़ों को मतलब उनकी मतलब रचनाओं को, जो उनकी मतलब उपन्यास है वगैरह पत्रिकाएं हैं, उन सभी को मतलब याद करने में आसानी हुई थी। और जो मतलब कंसेप्ट मुझे याद नहीं होते थे, मैं उन कंसेप्ट को बार बार मतलब या तो लिख के याद करता था या उन्हीं चीजों को मैं 2-3 बार रीडिंग करता था। जी सर, थैंक यू। तो इस तरह से और किसी का प्रश्न रह गया तो पूछ सकते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आदर्श आपसे। ये आवाज आ रही है? जी हेमंत जी, पूछिए। हाँ, ये किसी का शोर हो रहा है माइक को, मैं बंद कर। हाँ, आदर्श मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जेएनयू का पेपर जो अभी मैंने 2021 का देखा, इसमें जैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही कुछ कथन आए थे जिसमें शब्दों को इधर उधर कर दिया गया था केवल, और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों से भी एक कथन मुझे इस तरह से दिखा था, मतलब शब्दों को तोड़ मोड़ कर इधर का उधर कर दिया बस, और पूरा कथन बदल गया। तो इसको कोई बच्चा किस तरह से हैंडल करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास किसी के लिए पढ़ना और पढ़ने के साथ उसको पूरी तरह से याद करना संभव है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये है कि जैसे कुछ नए कथन भी इस बार देखने को मिले थे, मलेच का है, राजेंद्र यादव का है, नामवर सिंह के भी है,
तो इन नए कथनों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या किसी लेखक के कथन भाषा और उसकी शैली से भी पहचाने जा सकते हैं? तो आप बताइए कि आपने इसको किस तरह से देखा है, और आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? आदर्श। पहली बात तो जो आपने ये कही कि कथन बदलने की चीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने ये देखी कि ऐसे प्रश्न तर्क और स्थापना में आए थे। पूरे इतिहास को पढ़ने के दौर में हम इतिहास को समझने की कोशिश भी, तो एक बार जब आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं तो कम से कम इतना आइडिया आपको लग जाता है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। और ऐसे प्रश्न बहुत मोटी मोटी स्थापनाओं से आते हैं। जो स्थापना आप कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तैयारी करने के दौरान, तो वो स्थापनाएं आपको मिल जाएंगी। अगर आदिकाल को लेके कोई सवाल है तो ऐसा सवाल होगा, जैसे एक सवाल ऐसा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का और रामचंद्र शुक्ल का कथन पलट दिया गया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल आया वो स्वाभाविक चिंताधारा का विकास था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया थी। तो यदि आपने मोटे मोटे तौर पे आलोचक को पढ़ रखा है और आपको मोटे मोटे तौर पे जो प्रमुख स्थापनाएं हैं वो आपको मालूम है, सॉल्व करने में आपको विशेष दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जैसे मल्यज और राजेंद्र यादव के सवाल आए थे, तो इस चीज को लेके बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जेएनयू भी ये चाहता है कि आदमी 100% क्वेश्चन ना बना पाए। 100% क्वेश्चन बनाने वाले की प्रतिष्ठा का ही सवाल होता है। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे औचक पूछे जाते हैं जिनका उत्तर किसी के पास ना हो। इससे एक चीज ये भी होती है, कट ऑफ मेंटेन रहती है। तो एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से रख के, मतलब जो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपको तुक्का मान देना है। या फिर अगर आपने आलोचना या किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ी हैं तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे अभी तुलसी का कोई कथन आ गया, अब उसमें आपको 4 ऐसे आलोचक दिए हुए, इसमें 3 ने तुलसी की पुस्तक ही नहीं लिखी है, चौथे रमेश कुंतल मेघ मान लीजिए लिखी है, उनका ऑप्शन है, तो आपको हिट करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए धर्मवीर और ओम प्रकाश वाल्मीकि और कोई एक और रमेश कुंतल मेघ दे दिया और कह दिया कि तुलसी पर एक कथन है और आप बताइए। तो चूंकि तुलसी आधुनिक वातायन से एक पुस्तक मात्र रमेश कुंतल मेघ ने लिखी, तो आपके लिए वो टारगेट करना आसान होगा। आप ये देख के चलिए, जब आपके सामने ऐसे कोई एकदम औचक आ जाता है, जैसे मलेज वाला एकदम औचक आ गया था, तो उसमें एक चीज देखने की ये थी कि बाकी 3 लोगों में से 2 लोगों ने निराला पे पुस्तक नहीं लिखी थी, और एक जिसने लिखी थी उसकी भाषा शैली वैसी नहीं थी। प्रमुख आलोचकों को जो आप पढ़ते हैं तो आप उनकी भाषा शैली पे बहुत विशेष ध्यान दें। जो भाषा शैली लिखने की रामचंद्र शुक्ल की है, वो नामवर सिंह की नहीं है। वहां आप बहुत जल्दी टारगेट कर सकते हैं कि किसने क्या लिखा है। रामचंद्र शुक्ल की शैली अलग है, आप उसको एक बार देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली को देख लीजिए और नामवर सिंह की शैली को देख लीजिए। जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मणिकांचन योग वाले शब्द का। अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है और मणिकांचन योग शब्द का इस्तेमाल होता है, आप आंख मूंद के हजारी प्रसाद द्विवेदी मार दीजिए। साहित्य के इतिहास में वही एक ऐसे आलोचक है जो इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो आप अगर आलोचक को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज सॉल्व करने में आपको बहुत विशेष समस्या नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अंकित जी, एक सवाल आपको प्रश्न रहे और कोई? हाँ भैया, कुछ कहना क्या है? धन्यवाद भैया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अंकित, प्रश्न पूछिए आप। धन्यवाद भैया, आपने अनम्यूट किया। पिछली बार बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था अनम्यूट हो जाऊं, शायद हो सकता है। हाँ, तो मेरा प्रश्न पहले ये है। जी भैया, कोई बात नहीं सर। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे हम गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे को पढ़ते हैं, तो दरअसल बात ये है कि जब हम पढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है पीछे का सारा साफ हो गया। हमने क्या पढ़ा था, कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ जो है वाक्यों को छोड़कर ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं पीछे। जैसे मैंने लगभग 150 पेज पढ़ लिए उसके, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ। फिर जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो भी मैंने 1-2 बार पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा लगता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिससे कि मैं पेपर को कर पाऊंगा। समस्या यहाँ आ रही है कि तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करें। और दूसरी बात, क्या हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास पढ़ना आवश्यक है या नहीं इसमें, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो। फिर दूसरी चीज, हम जैसे पात्रों की बात करें तो जैसे आपकी बार आ रहा है कि पात्रों को भी पूछ ले रहा है,
तो पात्रों को हम कैसे हैंडल करें कि हाँ हमें पात्र इसमें का ये हो सकता है, एक अनुमानित तौर पे या हम कथित तौर पे हम उसको कर पाए। चौथा मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सब चीजों के बाद भी जब हम सारी चीजें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस का एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं वो रहता है, हम उसको कैसे मेंटेन बनाए रखें? तो ये आप भैया बताइए। आदर्श और पूनम, आप दोनों इनके प्रश्नों को अच्छे से बता सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, तो आप दोनों बांट लीजिए। दो प्रश्न बांट कोई नहीं, लीजिए, मैं चार एक एक प्रश्न करके हैं। पूछ लेता हूँ, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, याद कहिए, एक एक करके पूछ लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि जब हम गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जैसे कि मैंने अभी लगभग 120-25 पेज के आसपास मैंने पढ़ लिया है, लेकिन समस्या ये आ रही है, लग रहा है कि मैं भूल चुका हूँ पीछे का, इसको कैसे मैनेज करें? समस्या मेरे साथ ही, मैंने 2 बार पढ़ ली थी तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ याद है एक्चुअली। और मेरी स्मरण शक्ति कई बार शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, तो आप लिख लीजिए। भी आपको पता है जो आसान, बिल्कुल आसान है वो तो आपको याद, जैसे कबीर गए, कबीर की पंक्तियां याद हो जाएगी, लालदास की नहीं होगी, तो आप लालदास की पंक्तियों पे ज्यादा फोकस, जो मतलब आप ऐसा तो होगा ही ना, आपने 125 पेज पढ़े हैं तो आई थिंक 30-40 पेज तो ऐसे होंगे या मतलब ऐसे पोर्शन निकल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से ठीक ठाक हो गए हैं। और जी 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 इसके लिए मैंने ना एक यूट्यूब पे मैम पढ़ाते हैं, टीचर्स एजुकेशन करके चैनल है, एक्चुअली वो मैंने मुझे बार बार करने की जरूरत थी, जिसकी मतलब स्मरण शक्ति कम होती है वो या तो हर बार लिख के याद करे या फिर बार बार उस चीज को देखे में वो चीजें जा पाती है। तो मैंने टीचर्स एजुकेशन चैनल है, उसमें वो मैम सारी गोविंद पांडे खुद पढ़ के बता रही है, ऐसे कुछ है, तो मैंने वो सुना, जब भी मैं फ्री होती थी जो मैं उसको चला लेती थी 2-3 बार 4 बार, तो उससे क्या होता है कि दिमाग में वो चीजें बिल्कुल हो जाती है और बाद में आप उनकी प्रवृत्तियों के साथ भी उस चीजों को लिंक करके देख सकते हैं। पहले आप पंक्तियों को याद करेंगे इस तरह से, बार बार या तो लिखेंगे या फिर सुनेंगे, है ना, और उसके बाद क्या होगा कि आप उसकी जैसे आप समझने लगेंगे कि हाँ ये संत है, इन्होंने ये इस निर्गुण धारा की है इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही है, फिर आपके दिमाग में इमेजिनेशन भी बन जाएगी उस चीज की। तो ये एकदम से नहीं होगा, आपको इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही। इनका प्रश्न मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, पुस्तक से नहीं, मैं बोलता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? टीवी चला के रखें क्या हाँ, अपने मैं ये पास? कह रहा था जैसे नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं ये पूछ रहा था कि दरअसल जब हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो हमने ये देखा है कि उन्होंने कई उदाहरणों का प्रयोग किया हुआ है समझाने के लिए, जैसे आदि काल में है, ठीक है, चाहे वो भक्ति काल में हो चाहे वो रीति काल में हो, तो क्या उन उदाहरणों से भी प्रश्न आते हैं? बिल्कुल आते हैं, प्रश्न आते हैं। आई थिंक हेमंत जी को याद होगा, एक पंक्ति आई थी, थी वो बीच में से पंक्ति आई थी, कुछ था, बालकृष्ण भट्ट की थी क्या, ऐसे पंक्ति आ जाती, जैसे वो बच्चन सिंह से आई थी आई थिंक, ऐसी पंक्ति आ सकती है, बिल्कुल उदाहरण उन्होंने प्रयोग किया। आदर्श, इसमें आप बताइए कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक भी जेएनयू के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी करीबन लगभग 4 से 5 प्रश्न मुझे डायरेक्ट उसी पुस्तक से देखने को मिले। आदर्श, आपने पढ़ा था इसको? मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ने का विशेष फायदा आपको मिलेगा। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे कोट हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत प्रसिद्ध हैं और जो आपसे पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के और हज़रत साहब द्विवेदी के, वो आपको उसी पुस्तक में इकट्ठा मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के 3 फायदे हैं आपको। पहले फायदा तो यह है कि रामचंद्र शुक्ल के और हज़रत साहब द्विवेदी जो नगेंद्र के प्रमुख कोट हैं वो आपको उसी पुस्तक से मिल जाएंगे, उसको आपसे अलग तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज की डायरेक्ट हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास से भी सवाल पूछ लेता है, तो उसमें जो कोट होंगे वो आपकी मदद करेंगे। और तीसरी चीज है कि हिंदी साहित्य के संवेदना और इतिहास दो प्रकार से कॉन्सेप्चुअल में,
उसमें पुस्तक के आखिरी में आपको लगभग बहुत प्रमुख प्रमुख फैक्ट वो दिए हुए हैं के प्रकाशन वर्ष। कई कई पुस्तकें ऐसे हैं जिनमें जी भैया। गोविंद पांडे में कुछ और है, दृष्टि में कुछ और है। आपको वो बहुत एक ऑथेंटिक चीज है जो आपकी मदद करेगी। और दूसरी चीज ये है कि हिंदी साहित्य का जो जितना भी आज तक का इतिहास रहा है उसमें क्या प्रमुख पड़ाव हैं, कहाँ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं और इन प्रमुख परिवर्तनों के साक्षी कौन से कवि हैं, इसकी विवेचना उसमें की गई। तो एक बहुत मोटा मोटा प्रोटोटाइप आपके दिमाग में बन जाएगा कि जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो कैसे घटे। तो जब आप सवाल सॉल्व करने बैठेंगे तो कई सवाल आपके दिमाग में उसे हल हो जाएंगे। जब तर्क और स्थापना के सवाल आपके सामने पड़ेंगे तो अगर प्रवृत्तियां इधर उधर कर भी देता है और किसी आलोचक के रामजन्म द्विवेदी के भी कोट मिला देता है तो चूंकि आपने वो पढ़ रखा है तो वो आपकी हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय है तो आप उस पुस्तक को एक बार देख सकते हैं। जी भैया, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मैं देख ही सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि भैया जैसे हम ये सारी चीजें कर ही रहे हैं तो क्या आधुनिक काल पढ़ने की जरूरत है? अगर हम पढ़ लेते हैं जैसे नामवर सिंह का है कुछ जो उन्होंने लिखा हुआ है तो क्या आधुनिक काल मतलब जरूरी है पढ़ना उसके बाद? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां कह रहे हैं आप या आधुनिक काल? हाँ नहीं आधुनिक काल पढ़ेंगे जैसे हम मैंने अभी कहा कि हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो क्या आधुनिक काल का हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा उससे संबंधित कुछ? उस आदर्श भैया पुस्तक को आप देखिए। हाँ आदर्श आप बताइए। एक बार प्रश्न आप दोहरा दीजिए फिर से। हाँ भैया, मैं ये कह रहा था जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं संवेदनात्मक इतिहास को, क्या फिर हमें दोबारा से या फिर अलग से आधुनिक हिंदी साहित्य को पढ़ना पड़ेगा या कुछ और उसके सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे? हाँ पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि कारण ये है कि जैसे जो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास है उस पुस्तक पे उन्हीं पॉइंट्स पे बात की गई है जो एकदम परिवर्तनकारी हैं और उनपे बहुत मोटे मोटे तौर पे आइडिया लगाया गया है। चीजें क्रमागत तौर पे कैसे घटी हैं ये चीज आपको पुस्तक नहीं बताती है। नामवर सिंह वहां आपकी बहुत मदद करते हैं और दूसरे उसमें आपकी पुस्तक वो इसलिए मदद करती है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर जेएनयू किसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है तो वो डॉक्टर नामवर सिंह है। कोई अंदाजा नहीं है कि नामवर सिंह के इस बार कितने कथन पूछ लिए जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि मिनिमम एक तो पूछा ही पूछा जाएगा और ये एक ऐसी जगह है जहां पे एक एक क्वेश्चन पे आपकी लड़ाई होगी। तो चूंकि आप एक मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे उस पुस्तक से, जो प्रवृत्तियां हैं मुख्य मुख्य, पहले तो पुस्तक का नाम ही है आधुनिक साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां। पूरा आधुनिक साहित्य कैसे घटा है फैक्चुअल तौर पे वो पुस्तक भले आपको न बताए लेकिन कॉन्सेप्चुअल तौर पे बहुत अच्छी तरीके से बता देगी और निश्चित रूप से तर्क स्थापना के सवालों में ये आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज, उस पुस्तक से कोट्स भी आपके बहुत पूछे जाएंगे क्योंकि नामवर सिंह है और नामवर सिंह जेएनयू के लिए फिलहाल तो श्रद्धेय ही, तो वो आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए हिंदी साहित्य और संवेदना के इतिहास के साथ साथ। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। ठीक है शुभम, आप हाँ भैया कुछ कहना है? कोई वक्ता है का एक प्रश्न और ले लीजिए, बाकी जो भी है अंतिम दौर है, 2 महीने के बाद परीक्षा आने वाली है तो सभी वक्ता एक एक बार बता दे कि अब लास्ट 2 महीने में बच्चों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस तरह से आप प्रतिभागी और बच्चे हैं ये प्रश्न से ले लेते हैं, इसके बाद हम इस प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ब्रजेश गुप्ता जी आप आमंत्रित। हेलो शुक्रिया भैया। हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे यहाँ पे जेएनयू में काफी लोगों से मिला हिंदी के, तो उनका एक जो मतलब ठीक ठाक हो रहता है कि नहीं, सब ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि बच्चन सिंह, इनको आप पूरी तरीके से कवर करिए, आजकल बच्चन सिंह ट्रेंड में चल रहे हैं, या अगर बच्चन सिंह को कवर कर ले गए तो जेएनयू हो जाएगा। तो क्या ये बच्चन सिंह पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये लोग बताते हैं, या फिर अभी तक चूंकि इतनी बड़ी चर्चा में मैंने बच्चन सिंह की किताब का नाम मतलब बच्चन सिंह का नाम भी नहीं सुना, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने प्रतिभागी बैठे हुए हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, लगभग मीटिंग खत्म होने को है, लेकिन बच्चन सिंह नहीं आया अभी तक। तो कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं उनका है ना, सबका वो है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको इससे अछूते हो, ये भी मतलब ये नहीं है कि उनको ना पता हो। तो क्या इस पे थोड़ा सा एक बार आदर्श आप बताइए कि आपने इसको पढ़ा होगा,
अभी आपने जेआरएफ का एग्जाम भी दिया है और आप जेआरएफ भी हो चुके हैं। मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया। हेलो, मैं कह रहा हूँ हेलो, आपकी आवाज प्रश्न आ नहीं रही क्या? समस्या क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। एक बार सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। प्रश्न इनका ये है कि बच्चन सिंह पे पूछना चाहते हैं कि अभी तक जो चर्चा हुई बच्चन सिंह का नाम नहीं आया है। बहुत से जिनसे इन्होंने मिला है वो ये कहते हैं कि बच्चन सिंह को पढ़ना चाहिए, तो ये कहते हैं कि जेएनयू के लिए बच्चन सिंह पढ़ना जरूरी है या नहीं? प्रश्न इनका ये। देखिए, बात यह है, बच्चन सिंह से सवाल तो आते हैं जी, पर इनसे आपके बहुत छठे सवाल आते हैं। उस पुस्तक में आपके सवाल या नामकरण से आएंगे या किसी विशेष कवि पे बहुत प्रमुख कोट से। तो पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी, पूरी पुस्तक न पढ़ के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं उनके संबंध में उन्होंने क्या कहा है और नामकरण को लेके क्या कहा है उन्होंने, इन दो चीजों पे आप विचार कर लीजिए। और तीसरी चीज उस पुस्तक में जो बहुत जोड़ने वाली है, जो आपकी मदद करेगी, वो ये है कि वो फिलहाल एक ऐसे अकेले आलोचक है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते हुए उर्दू शायरी को भी जोड़ा है। पढ़ते वक्त ये चीज आपको बहुत आकर्षित करेगी, लेकिन उस चीज को आपको ध्यान में नहीं रखना है। उस पुस्तक को पढ़ते समय कई चीजें आपको भटकाएंगी भी, लेकिन मुख्य रूप से आप बच्चन सिंह में दो चीजें देख सकती हैं। देखिए, जो बात रहेगी बच्चन सिंह ट्रेंड में है, तो सही बात यह है कि पिछले 100 सालों से ट्रेंड में सिर्फ एक आदमी और वो है रामचंद्र शुक्ल। जी बिल्कुल आदर्श जी, सही कह रहे हैं आप। इसमें मैं कुछ जोड़ देना चाह रहा हूँ। अगर ब्रजेश या कोई और भी बच्चन सिंह को पढ़ना चाहे तो बच्चन सिंह से या बच्चन सिंह के डायरेक्ट कथन नहीं आते, लेकिन बच्चन सिंह की पुस्तक में जहां भी रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन है, इस बार का मैं खुद पेपर देख रहा था 2021 का, तो लगभग 6 से 7 कथन रामचंद्र शुक्ल के डायरेक्ट बच्चन सिंह की पुस्तक से उठाए गए। मतलब जहां जहां बच्चन सिंह ने रामचंद्र शुक्ल को कोट किया है वो कथन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, पिछले साल 2020 का पेपर अगर मैं देखता हूं तो आधुनिक साहित्य का बच्चन सिंह का इतिहास है, आधुनिक साहित्य का इतिहास। वहां से जैसे बूंद और समुद्र के बारे में, प्रगतिशील साहित्य के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से कुछ तथ्यात्मक जानकारी बच्चन सिंह से उठाई गई है। तो बच्चन सिंह के डायरेक्ट कथन नहीं आएंगे, लेकिन वहां से कुछ तथ्यात्मक जानकारी आ सकती है, या रामचंद्र शुक्ल या कोई और भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब जहां बच्चन सिंह ने किसी लेखक को कोट कर दिया है वो आप जरूर देख ले। बाकी विद्यापति के संदर्भ में बच्चन सिंह को जरूर देख ले, क्योंकि ये एक चर्चा में रहता है। इसके अतिरिक्त बच्चन सिंह को नहीं पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल। जेआरएफ के लिए जरूर पढ़ना चाहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी आगे के लिए। शुभम, आप देख लीजिए। हाँ, तो जैसा कि अब हमारे लगभग एक वक्ता और प्रश्न पूछना चाहते हैं, मुकेश। तो संक्षेप में आप पूछ लीजिए, क्यों हम आपको अवॉइड नहीं करना चाहते। मुकेश, आप पूछिए प्रश्न, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे। मुकेश साहू, हाँ, शायद इनको आवाज नहीं आ रही। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो यदि हम अपने सभी वक्ताओं से यह चर्चा करना चाहें कि जो आने वाले समय, जो सब समय शेष है, तो एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है जो प्रतिभागियों के लिए बहुत ही बेहतर हो। तो मैं चाहता हूं कि एक एक वक्ता करके इस पे अपनी बात रखें। तो सबसे पहले मैं पूनम जी आपको आमंत्रित करता हूं। पूनम, आप आवाज आ रही? अभी एग्जाम में 11 मई को बता रहे हैं ना सर आप? एग्जाम 11 मई को है। वो तो डीयू का अभी वो डीयू डेट डिसाइड नहीं है एग्जाम। फिर भी जो समय लगभग आप मान लीजिए शेष है। समय शेष है तो सबसे पहले जैसे ये बच्चन सिंह और ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उन सब में श्योरिटी है, जैसे आपने पांडे को बहुत अच्छे से कर लिया, शुक्ल को बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजों को। अदरवाइज आप अपना पूरा समय टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी अपने
है, आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो मतलब वो क्वेश्चन आप बार बार देखिए, क्योंकि वो जो बना रहे हैं मंजी टेस्ट सीरीज, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ला रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें तो होती है जो आती नहीं है एग्जाम में, जैसे कि गोविंद पांडे पढ़ेंगे तो उसमें जो कहानियां हैं, जो समकालीन कहानियां, वो सब शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने वो 1-2 बार पढ़ ली तो फिलहाल आप अपना सारा समय टेस्ट सीरीज में दीजिए, क्विज जो होते हैं टेलीग्राम पे वहाँ पे दीजिए, और अपनी जो कमजोरी है उन्हीं पे ध्यान दीजिए कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए। और जो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र उस पे भी ध्यान दे सकते हैं। जी आप आपकी आवाज नहीं आई भैया। ये कह रहे हैं कि आप इस प्रश्न में बताएं कि आगे जो समय शेष है प्रतिभागियों के पास एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है प्रतिभागियों के, तो संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न से? देखिए, आपके पास कितना समय है ये तो मुझे नहीं पता कि आपका एग्जाम कब है, पर इस तैयारी का एक बहुत प्रमुख पक्ष है टेस्ट सीरीज। जैसे अभी किसी ने एक सवाल पूछा था कि मैं पढ़ता चला जाता हूँ और लगता है कि मैंने 150 पेज पढ़ लिया और मुझे कुछ याद नहीं है, इसे कॉन्फिडेंस बैक कर जाता है। जी। उन चीजों को पढ़ने के साथ साथ वो चीजें आपको याद हैं, ये चीज आपको रियलाइज रहे इस चीज की, इसके लिए आप कम से कम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आपको ऐसे लगेगा आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आप देना शुरू करेंगे तो लगातार वहीं आपका दिमाग क्लिक करेगा जहाँ पे वो सवाल है। तो एक तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, एग्जाम के भीतर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास समय 3 घंटे का होगा, सवाल आपके सामने 100 होंगे, और कई बार सवाल ऐसे ऐसे होंगे जो सवाल आपका 5-5 और 7-7 मिनट भी ले जाएंगे। तो ये भी स्थिति बन सकती है कि आप 50 सवाल सॉल्व करके बैठे और आपका 2 घंटा बीत गया है, तो अचानक से आप एकदम से प्रेशराइज हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आप एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने जो काम किया था और जो मैं आपको सलाह दूंगा, 2004 से लेके 2017, 18 और 20 तक के जितने भी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर डालें। उससे एक तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज आपको क्वेश्चन को अपने हिसाब से कैसे देखना है। ये आपके लिए बहुत मदद करेगी चीजें, ये मैं ये बताना चाहूँगा। चीजें आपने पढ़ रखी हैं, आपके सामने महीने 2 महीने का समय बचा होगा, इससे अधिक नहीं है। और आप तैयारी करते रहेंगे तो आपने चीजें पढ़ी हैं, अगर पढ़ी हैं तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और उसके साथ एक चीज कीजिए कि जैसे आपने आज सवाल सॉल्व किए 100 सवाल, आपका स्कोर आया 90, आप देखेंगे कि आपके 10 सवाल गलत हुए, तो आप मार्क कीजिए वो सवाल कहाँ कहाँ से गलत हुए, फिर उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ये चीज आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बदल देगी और बहुत मदद करेगी। भरत जी, आप भी अपने विचार रखें इस प्रश्न पे। जी भैया, मेरे विचार यही है कि आप अंतिम समय में अपना मटेरियल चेंज मत करें, मतलब जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को वापस मतलब पढ़ते रहिए। और अगर आपके मतलब आपने जो सब्जेक्टिव बुक है उनको अगर पूरी तरह से पढ़ लिया है तो बाद में आप जो फैक्ट वाली सरस्वती पांडे हैं और जो नेट जेआरएफ के लिए नेट जेआरएफ की जो सेकंड पेपर की बुक आती है प्रतियोगिता साहित्य की हो, या फिर जो दृष्टि वाली बुक आती है उसको आप बार बार पढ़े और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। और कोई अच्छी सी जैसे हेमंत भैया टेस्ट सीरीज सजा रहे तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूजा जी, आपको आवाज आ रही है? आप भी अपने विचार रखिए। पूजा जी, आप जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है शायद पूरी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो हेमंत जी, कार्यक्रम समाप्त करें, लगभग प्रश्न हो चुके हैं सभी प्रतिभागियों के प्रश्न। बिल्कुल। तो जैसा कि आज का कार्यक्रम हम देख रहे हैं एक सफलता की ओर बढ़ चुका है, और आज का हमारी जो परिचर्चा रही कहीं ना कहीं सफल रही है। सभी प्रतिभागियों के हमने प्रश्न लिए, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास किया गया, सबको उनके उत्तर मिले। और
प्रतिभागी भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जब वो जुड़ जाते हैं प्रत्येक रविवार को, जो भी उनको एक हफ्ते वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रत्येक रविवार को उनके एक स्टेज मिलता है जहाँ पे वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। ऐसा मंच उनको मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले, ये विगत वर्ष से स्टार्ट हुई है, ये ऐसे मंच नहीं होते थे कि कोई जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं आपको गाइडेंस दे रहे हैं वहां जाने के लिए। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कई बार दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं क्या हमारे को पाठ्यक्रम में भी ऐसी कोई टेस्ट सीरीज या ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पे हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से इसमें पूरा जेएनयू के लिए पूरे देश से लोग तैयारी करते हैं। हर जगह ऐसा मार्गदर्शन और गाइडेंस उपलब्ध नहीं होता है कि उनके कांटेक्ट में कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो या उनका कोई सीनियर हो। कई बार वो अकेला होता है, वो फिर ऑनलाइन माध्यम में जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के लिए बहुत सारी चीजें आजकल उपलब्ध हो चुकी हैं। वो हेमंत भैया का प्रयास रहा है, एक ऐसा मंच प्रदान कर दिया। और पूनम जी और जैसे लोग आज यहाँ पे बोल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है हेमंत भैया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती परिचय में उन्होंने कहा भी था। तो हेमंत भैया आप इस कहीं ना कहीं धन्यवाद के हकदार हैं, और धन्यवाद तो छोटा शब्द है, वो शब्द ही नहीं जो मैं आपके लिए कह पाऊँ। तो पूनम जी, भरत जी, पूजा जी और आदर्श जी, आपने जिस तरह से सभी के प्रश्नों को बहुत ही गंभीरता से लिया और उनका जवाब दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी ऐसे ही अपने जूनियर्स की, प्रतिभागियों की मदद करते रहेंगे। तो हम सभी विद्यार्थी हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपना जीवन व्यतीत करना है, और आपस में प्रेम, स्नेह हो, पढ़ाई लिखाई हो, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हेमंत भैया, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि हम हैं यहाँ तो आपकी वजह से हैं। तो वही इसीलिए मुझे कहना पड़ जाता है कई बार कि धन्यवाद शब्द ही छोटा है, कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में एक बड़ा शब्द बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इस प्रकार से सभी का धन्यवाद, और प्रतिभागियों का क्षमा चाहूंगा। सबसे बड़े जो धन्यवाद के हकदार हैं वो हमारे प्रतिभागी हैं, क्योंकि आप हैं तो हम यहाँ, यदि आप ही नहीं होंगे तो हम यहाँ भी नहीं होंगे। तो आप जुड़े रहते हैं, हमें खुशी होती है, आप सब जुड़ते हैं, आपस में हम बातचीत करते हैं। कई बार हम भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पे हम नहीं सोचते। तो मुझे लगता है जो वक्ता भी होते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ सीख मिल जाती है। ऐसा नहीं कि वो सिखा बताते ही हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं और आपस में पर चर्चा करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, परिचर्चा करते हैं। इस प्रकार से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि किसी भी वक्ता को कोई बात रखनी हो, हेमंत भाई आप कुछ कहना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। उसके बाद आप इसलिए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा मैं करता हूँ। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय निकल कर आए। बाकी धन्यवाद तो शुभम ने कर ही दिया है, और शुभम का धन्यवाद रह गया है। तो शुभम आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी एंकरिंग और उसके साथ साथ इस ऐप की तकनीक से जुड़ी सारी चीजें आप ही देख रहे हैं। तो आपका भी जितना धन्यवाद किया जाए बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। धन्यवाद भैया, आपका धन्यवाद तो आपको करना चाहूंगा। पूनम जी, शायद आपका माइक अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बात नहीं पूरी। कहूंगी कि जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद बनता है, क्योंकि जेएनयू रूपी मंजिल पे पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी उन्होंने हमें कभी 2 दिन में, 3 दिन में, कभी मोटिवेशन कम होता है या कोई भी डाउट होता, मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं होती कि कहाँ जाए। अब सीधा हेमंत जी को कॉल करो, मैसेज करो कि सर हमारा ये डाउट है, सर हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। सर ने मतलब एक एक स्टेप पे बिना मतलब परेशानी, हम अपने पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सहयोग की भावना हमने इनसे सीखी है, और इनके माध्यम से आज हम जूनियर से भी जुड़ पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पूजा जी, और आप आगे भी आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगी, सहयोग करते रहेंगी। ठीक है, फिर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं। भरत जी, आपकी कोई बात तो शेष नहीं रह गई है? जी नहीं भैया, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत हेमंत भैया और आप सभी का। जी भैया धन्यवाद। तो आप एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
और अब आप कार्यक्रम लीव कर सकते हैं।